So hello and welcome students to our math lecture series guys. I'm pretty sure आप लोगों को अभी तक इतना आइडिया लग चुका होगा कि सर मैथ आप क्यों करवा रहे हो, लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा हूं उतनी फील नहीं आ रही होगी मैथ लेक्चर्स की, मेंस एनालिटिकल फ्रेमवर्क। एंड सबसे बड़ी बात, चलो फील तो मैं आपको एक दो क्लास में आपको दिलवा ही दूंगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर ये लेक्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी फील अगर मैंने आपको 23 अगस्त 22 और 23 अगस्त जब यूपीएससी का मेंस 2026 होने वाला है, आप खुद रियलाइज कर लोगे सर आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं। मैं ये प्रोग्राम जनरली हो सकता है मैं मेंस के बाद भी चालू कर सकता था, बट नहीं। द रीजन इज वेरी मच क्लियर बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल यू कि आज जो आपको एज मिलेगी मेंस में, इट इज नॉट जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ डाटा और फैक्ट्स, it is going to be because of the analytical framework. But ठीक है, all those things we have already discussed in our kind of introductional videos. Today, this math lecture series, guys, we are starting with GS paper 3, and these lecture series, both math lecture series, is part of our two programs. हो सकता है आप में से काफी बच्चों ने चेकमेट प्लस लिया हो, जिनके पास चेकमेट वन पेजर नोट्स हैं, एंड दे आर लाइक कि सर हमें ऐसे लेक्चर्स दीजिए जो समहाउ हमें एक आइडिया दे दे दैट ओके सर दिस इज हाउ वी इंटरलिंक द टॉपिक्स, बाकी पॉइंट्स जो है वो अपने आप सर नोट्स में दिए हुए हैं, दे कैन कम आउट विद दैट। एंड there can be the other students, there are other students also who are part of GS3 mentorship as a part of mains navigator. दोनों में सिर्फ अंतर ये है, GS3 मेंस मेंटरशिप इज एक्सक्लूसिवली फॉर GS3. दिस GS3 पेपर मेंस मेंटरशिप इज एक्सक्लूसिवली फॉर GS पेपर 3, जिसमें we have given to you the checkmate one pager GS3 notes, these math lectures, but most importantly the workbook जिसका evaluation मैं कर रहा हूं. So that under that one-to-one mentorship, that is mains navigator. So these math lectures are actually given to both Checkmate Plus users and the our GS3 mains navigator program too. Clear? Now, sir, what is the concept? What is we are going to discuss today? अब आप देखो, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब भी हम कोई स्टार्ट करते हैं पेपर, उसको अच्छे से करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गो थ्रू द सिलेबस। एंड सिलेबस उस नजर से नहीं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 जैसा आप लोग करते हो, नहीं। आज मैं आपके माइंड में लेट मी ओपन दैट GS3 पेपर स्लिप, GS पेपर 3 सिलेबस फॉर यू गाइस। लेट मी ओपन दैट फॉर यू एंड आई कॉल दैट एज मैथ लेक्चर 0. दिस इज लेक्चर 0. व्हाई आई एम सेइंग लेक्चर 0 अगेन? क्योंकि जब तक आपकी सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी, आगे तो आप एनालिसिस तो भूल ही जाओ। आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं पे आई थिंक मुझे लगता है 20 से 30% स्टूडेंट्स अपने आप को पीछे कर देते। दे डू नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ द सिलेबस एंड दे आर लाइक चलो let me watch the particular class, let me watch these student like a particular teacher, let me watch that, sorry, let me see that particular notes. अरे आप नोट्स भी देख रहे हो, कम से कम ये तो रिकॉग्नाइज करो कि हाँ यार चीजें इसमें ऑलमोस्ट कवर्ड है क्या नहीं है, 80-90% कवर्ड है क्या नहीं है। और वो कैसे पता होगा? जब तक आप लोग, अगेन आई एम टेलिंग यू, जब तक आप लोग को सिलेबस दिमाग में फिट नहीं होगा। एंड उस सिलेबस को फिट करने के लिए आज मैं आपके पास लेकर आऊं मैथ लेक्चर 0. दिस मैथ लेक्चर 0 इज अ पार्ट, अगेन आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको हर पेपर के लिए करना है, जीएस पेपर 1 हो, 2 हो या 4 और क्यों ना हो। सो लेट मी स्टार्ट विथ मैथ लेक्चर 0. That is deconstruction of GS paper 3 syllabus. Deconstruction of GS paper 3 syllabus. Clear? This is math lecture 0. चलो अब सर
अगर मेरे को पूरा जीएस पेपर 3 का सिलेबस समझना है, आई वुड से इसके लिए सिर्फ एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मैं आपको देखो कैसे प्रोड्यूस करता हूं बाकी कीवर्ड्स उसके लिए। फॉर मी दैट कीवर्ड इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से आप देखो मैं कैसे पूरा जीएस पेपर 3 का सिलेबस इंटरलिंक करता हूं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, देखो वैसे तो मैं कोई मार्क्सिस्ट का फैन नहीं, ना मेरा पीएसआईआर ऑप्शनल है, प्लीज, ठीक है, अच्छा खासा सिंपल वे में सिर्फ इकोनॉमी पढ़ाने में बिलीव करता हूं। लेकिन क्या होता है जब हम अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलते हैं, और इतने जो मेरे दोस्त हैं वो जिनका पीएसआईआर ऑप्शनल है, दे डिस्कस अबाउट दिस, और वहीं पे व्हेन आई टोल्ड देम, लेट मी टेल यू, ये जो आप अपने आसपास में जितने इंस्टीट्यूशंस देखते हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हो, वॉट एवर इंस्टीट्यूशंस दैट यू सी, दोज मार्क्सिस्ट थ्योरी सेज दैट इज द सुपर स्ट्रक्चर, the ultimate base in the society, that is the ultimate substructure, is governed by the economy. It is the economy that decides the other superstructures. प्लीज यार आप क्रिटिसिज्म मत करना स्टार्ट कर देना, मुझे पता है देयर आर क्रिटिसिज्म्स, देयर आर फॉरवर्ड्स, मैं कोई पीएसआईआर का यहां पे आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर नहीं स्टार्ट कर रहा हूं। I just want to highlight, and I highly resonate to this idea, that actually economy is the base, the substructure over which other superstructures have been built. फिर चाहे वो आपका बता रहा हूं पॉलिटी क्यों ना हो, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, all those institutions have been set up only or governed by these economic forces. And दिस इज द रीजन आई जस्ट वॉन्टेड टू हाईलाइट दैट यार ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे मैं बोलूं हाँ यार मैं पूरा जीएस पेपर 3 सिलेबस आपको समझा दूं, दैट इज डेवलपमेंट। लेट मी स्टार्ट विद दैट आइडिया। यू सी, इंडिया got independence in 1947. We have just celebrated Independence Day also. India got independence in 1947. अब आप सोचो यार, जब इंडिया को आजादी मिली, what was the ultimate goal of Indian economy at that time? What was the ultimate goal? The ultimate goal at that point of time was development. Development. And let me tell you, this development, when I'm talking about, this development was faster and rapid economic development. The goal, the single goal of Indian economy at the time of independence was, how can we ensure a faster, more equitable, balanced development? और ये सब चीजें आप देखना, अगर आप लोगों ने 5-year प्लान्स पढ़े हो या आपने प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा पढ़ा हो, आप लोगों ने तब देखा भी होगा कि हां, इस डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए हमारी कंट्री ने प्लान्स बनाए, और उस प्लान्स बनाने के लिए हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, दैट वाज प्लानिंग कमीशन, और उस प्लानिंग के 4 गोल्स हमने डिफाइन किए। क्या क्या? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। Yes or no? Technological, adoption of technology. So, but there was equity also. It's not like growth, modernization, equity, and technological reforms or technological advancements. Now, these goals were created, और इसमें clear था that how, as a country, a newly independent country, we have to move from an underdeveloped state to a developed state. अगर आप लोगों ने थोड़ा भी मेरे साथ इकोनॉमी पढ़ा होगा, आपको मैंने कितनी बार बताया दैट इंडिया वाज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। डोंट वरी, मैं आपको मैथ लेक्चर से बताऊंगा फिर से, दैट इंडिया वाज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड वी वर लाइक, नाउ हाउ कैन वी बिकम एज डेवलप्ड फास्टर, हाउ कैन वी अंडरटेक फास्टर डेवलपमेंट सो दैट we become as developed countries, and the only motive is faster and faster development. But इस डेवलपमेंट को अचीव करना तो सॉरी बोलना तो इजी, ओ मेरे को ये चाहिए, जैसे आप लोग बोलते हो ओ मेरे को AIR 1 चाहिए, मेरे को AIR 10 चाहिए, बोलना तो इजी है, बट देयर आर वेज,
that you need to do it. There can be number of ways. क्या सिर्फ एक ही तरीका है? नहीं. There can be number of ways. In the same way, guys, when we thought that okay, we have to undergo faster and faster development, but इस development को हम achieve कैसे करें? How we grow? How we get this faster development? How? There are various development approaches जो हमने भी adopt की और पूरे across the world many countries have witnessed that various development approaches. Sir, what were those various development approaches? It starts with first. So development के लिए there are various development approaches. Clear? The first development approach is growth led, that is focusing on the growth, or you can say trickle down theory. Trickle down theory. This was one development approach. Second, basic needs. Basic needs theory of development. Third is capability or human development approach. ये सब किस किस टाइम पे मर्ज हुई है, डोंट वरी, वो सब लेक्चर के लिए छोड़ दो. बस इतना तो लेकिन आपको अभी तक आइडिया लग चुका होगा ना. देखो, अगर आप फर्स्ट टाइमर और ये क्लास देख रहे हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है फिर आपके लिए ये सिलेबस को डिकंस्ट्रक्शन जो मैं कर रहा हूं उसको समझना. Then, not just only capability or human development, the rights-based approach. Rights-based approach to development, जो हमारी कंट्री में स्टार्ट हुई आफ्टर 2005. Fifth is sustainable development. ऐसा तो है नहीं कि स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट काफी टाइम पहले हो चुकी थी, बट very recently in 2015 onwards we say that the approach that has been adopted by the countries across the world is sustainable development approach. Next, women led development. Women led development. There are, apart from that, आप लोगों के पास और भी डेवलपमेंट अप्रोचेस सुनी होंगी आपने. गांधीयन मॉडल ऑफ और स्वराज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट. ऐसा नहीं है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, बट इसका रीजन है मैंने ये सब चीजें यहां पे अभी क्यों लिखी है. तो आइडिया वाज वेरी क्लियर, द गोल वाज वेरी क्लियर, दैट इज अचीविंग फास्टर एंड फास्टर, लाइक फास्टर एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्योंकि हम लोगों ने अपने जो देशवासी हैं उन लोगों को एक होप दिया है, एक इल्यूजन दिया है कि ओ ब्रिटिश से हम लोगों ने आजादी ली है, अब हम तुम लोगों को बेसिक नीड्स देंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जॉब्स देंगे, इनकम कमाओगे, लाइक दिस, अ काइंड ऑफ अ होप दैट वी हैव इंस्टिल्ड इन द पीपल माइंड. बात यह है कि अब इसको फुलफिल कैसे करें. उस फुलफिल करने के लिए द फर्स्ट अप्रोच दैट वाज थॉट by newly independent countries in that 1950s or 60s was focusing on growth. कि as जो जैसे हम we simply emulate the model जो वेस्टर्न कंट्रीज कर रही है, और वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रही है कि यार फास्टर एंड फास्टर ग्रोथ, they were mainly focusing on that idea of growth. अब समझो सर, आप बोल रहे हो ग्रोथ लेड डेवलपमेंट. Sir, let me tell you, there is a difference between growth and development. Yes, guys, मैं कब बोल रहा हूं कि growth and development में difference नहीं है. But जब हम independence हुए थे, तब सबको ना ये लग रहा था growth and development they are more or less synonymous. They were interchangeably used. Like the focus at that point of time was economic growth. कि चलो यार, let's push for the faster economic growth. Automatically the development happens. लेकिन शायद तब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में इतना फर्क अंडरस्टूड नहीं था. जो आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडाइसेस भी नहीं थे टू मेजर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंटली, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द आइडियाज, द फिलोसॉफिकल बेसिस दैट डिफरेंशिएट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर नॉट देयर. जिसकी वजह से हुआ क्या
growth was more or less synonymous with development. So India at that point of time thought कि क्यों नहीं फोकस किया जाए ग्रोथ पे फोकस किया जाए। एंड सर ग्रोथ पे फोकस करने के लिए, अंडरस्टैंड, ग्रोथ में फोकस करने के लिए, जैसे अगर आपको या कोई हमारी कंपनी को सपोज करो हमें फास्ट ग्रोथ करना है, मैं नहीं सोच रहा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में राइट नाउ, सपोज मैं नहीं सोच रहा, मुझे लग रहा है कि कंपनी ग्रो हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा है, ऐसा होता है क्या ना? वी हैव टू थिंक अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेस। उनको क्या हम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दिया ही नहीं दिया? बेटर वर्किंग कंडीशंस है क्या नहीं है? या बिना एसी वाले में बैठा दिया, चलो यहां पे बैठो, छोटी सी जगह में बैठा दिए 12 लोग। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। लेकिन ये हम आज अंडरस्टूड कर पा रहे हैं ना याली मीनिंग, बट एक पॉइंट पे क्या होता था, लेट्स ग्रो। अब अंडरस्टूड दैट आइडिया, द ग्रोथ, बट उस ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? उस ग्रोथ के लिए चाहिए आपको रिसोर्सेस। दैट ग्रोथ रिक्वायर्स resources, and these resources primarily I am putting it into first natural resources, yes or no, second human resources, third financial resources। समझते चलो बस आप लोग, नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस। और इसीलिए अब आप अपने सिलेबस में देखो, क्या आप लोग अपने सिलेबस में एक टॉपिक नहीं देखते हो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन? सबसे पहले तो आपको सिर्फ इस डीकंस्ट्रक्शन से मैं बता सकता हूं दैट रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्यों जरूरी है, व्हाई दैट रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर द फास्टर ग्रोथ। और अब जब आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में टर्म्स क्लियर है, to ensure not just only a fast growth, which is the prerequisite, this growth is now a prerequisite to development. This growth is now a prerequisite to development. So not just only this growth is a prerequisite to development, fine, resources required for the faster growth, but at the same point of time creating an equitable distribution of resources, ensuring the growth for all. Yes or no? So my point is now that yes, growth is needed, और इस ग्रोथ के लिए इसमें रिलेटेड जितने इश्यूज हैं दैट नीड्स टू बी कवर्ड और नॉट, यही आपके सिलेबस में दिया है, इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ। यस और नो? और इस इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ को भी मैं कैसे आपको समझाता हूं, और एंड में ना मैं जब छोटा करूंगा तब कहोगे अरे यार एवरीथिंग हैज कम इनटू दिस वन स्लाइड। अब ग्रोथ से रिगार्डिंग सर इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ, मैं भी रिसोर्सेस पे आऊंगा, डोंट वरी सर, इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ। अब दिस इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ, इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ के लिए हमें सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आप देखो GS3 की चेकमेट में सबसे पहला टॉपिक है क्या नहीं है? क्यों यार? टिल द टाइम आई डोंट नो अबाउट इंडियन इकोनॉमी, टिल द टाइम आई डोंट नो अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, टिल द टाइम आई डोंट नो अबाउट द चैलेंजेस, टिल द टाइम आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर आउटलुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मैं कैसे ग्रोथ के बारे में सोच पाऊंगा? इसीलिए आप क्यों नहीं सोचते हो इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर ही वो ये होता है कि लेट मी गिव द स्नैपशॉट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट, अंडरस्टूड द व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस। इसमें हम पूरा सब चैलेंजेस पढ़ते हैं सर, challenges, and that too bifurcated into two categories, domestic and external challenges। डोमेस्टिक चैलेंजेस में फिर आप अपनी अप्रोच लगाओ ना यार, पेस्टल जो आपको लगानी है। फिर एक्सटर्नल चैलेंजेस भैया ये जो वॉर्स हो रही है या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज जो होती है, या सपोज दो कंट्री की टैरिफ वॉर हो रही है, वो सब चैलेंजेस कहां पर आएंगे? एंड दैट हैज एन इंपैक्ट on our Indian economy, which will directly hamper the growth and that will directly affect the development process. Not only that, we need to understand, okay, मैं आज इकोनॉमी की अगर ये बात कर रहा हूं, we need to have a historical or evolution, historical understanding
of India's growth pattern. Historical understanding of India's growth pattern. Historical understanding. How India's growth story, अगर आपको अच्छे से नहीं पता India's growth story, somehow you won't be able to relate that. यार मैं बार बार क्यों बोलता हूं ये आत्मनिर्भर भारत, सपोज जब हमारे पीएम ने लॉन्च किया, I used to always say in the class आत्मनिर्भर भारत को that it is nothing but a new wine in the old bottle, or sorry, the same wine in the new bottle, like that. That's an old wine in the new bottle. The idea is same, focusing on domestic manufacturing. भैया तो 1956 में भी तो नेहरू जी ने वही किया था, नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी. हाँ, देयर हैज बीन सम डिफरेंस आइडियाज थे कुछ, वो तो मैं आपको बता दूंगा. लेकिन अगर मेरे को अगर हिस्टोरिकल नहीं पता है अंडरस्टैंडिंग, हाउ विल आई बी एबल टू टॉक अबाउट दैट. अच्छा, पीएलआई स्कीम जो है वो ऑलमोस्ट कैसे पहले जैसी स्कीम थी, जो पहले भी तो यार आपको इंसेंटिव्स दिए थे टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. आज उसका नाम पीएलआई हो चुका है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस. ओ वर्ड, अच्छा भारी वर्ड आ गया ना, भारी वर्ड आत्मनिर्भर. आप लोग के लिए आत्मनिर्भर है, हमारे लिए सर वो सेम है. क्या आप लोग जब एलपीजी रिफॉर्म्स की स्टोरी नहीं पढ़ोगे, आप कैसे रिलेट करोगे कि मार्केट रिफॉर्म्स क्या होते हैं, मार्केट रिफॉर्म्स अब क्या रिक्वायर्ड है, हाउ दीज रीसेंट रिफॉर्म्स दैट हैव बीन अंडरटेकन लाइक जीएसटी, डिजिटलाइजेशन और लेबर कोड्स, these are the new set of economic reforms. How will you understand that? हाँ, रटने के लिए तो दिया हुआ है ना, वो तो अगर पॉइंट्स चाहिए तब तो आप नोट्स के लिए, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लेट मी बिल्ड दैट अंडरस्टैंडिंग फॉर यू गाइस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर नॉट ओनली दैट, फिर आप यहां पे छोटी छोटी चीजें, इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग एंड देन कंपैरिजन ऑफ प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग, ये सब रिलेटेड टॉपिक्स आप यहां पर पढ़ सकते हो. क्लियर? Here also you can read the difference between growth versus development, and then you can come up with the ideas. अच्छा, indicators, what indicators are there to measure growth, like GDP जो हम प्री में पढ़ते हैं. But development के लिए सर, what are the alternate approaches, alternate indicators that can measure development? So do we have that? Yes. You talk about HDI here, you talk about gender development here, gender inequality index, you talk about gross national happiness, you talk about inequality adjusted HDI. आ गया ना मेंस में HDI या HDI. लेकिन जब तक आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी, आप मुझे बताओ कैसे आपका ना ये जो आइडियाज है इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ, वो आप कैसे कवर कर लोगे? क्लियर? अब सर ऐसा नहीं है कि ये इश्यूज जो हम पढ़ रहे हैं, दिस ग्रोथ, चलो वो मैं आगे लाता हूं, छोड़ो उसको. ऐसे करके आप देखो हमारे पास कितने हमने दिए हुए हैं आपको ना, इसमें कौन कौन से सिर्फ इश्यू रिलेटेड टू ग्रोथ में आपके पास आ जाएंगे. स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडिया का ग्रोथ मॉडल, कंजम्पशन लेड मॉडल एंड सर्विस लेड मॉडल. यस और नो? तो वो यहां पे ग्रोथ स्टोरी पड़ी है ना उसकी, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, जीडीपी लिमिटेशंस, ऑल दोस थिंग्स, एलपीजी रिफॉर्म्स, ये पूरी इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी जो वो यहां पर है. क्लियर? ये इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी जो हमारा जीएस पेपर 3 का अगर आप इंडेक्स देखोगे चेकमेट में, यू विल सी दैट चैप्टर 1 इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्लियर? मूविंग फर्दर, coming back here, I told you that sir, growth is not possible without resource mobilization. विथआउट रिसोर्स मोबिलाइजेशन. सर अगर मेरे को भी कंपनी को भी ग्रो करना है, इट नीड्स रिसोर्सेस, चाहे वो अपनी ओन रेवेन्यू अर्निंग्स है या सपोज हमारे पास रॉयल्टीज आती है पल्स बुक्स की, और सर यहां वो हम बेसिकली आप लोन ले बैंक से. बट ग्रोथ, इफ द कंपनी नीड्स ग्रोथ, इट नीड्स रिसोर्सेस. बट हियर आई नीड टू expand the definition of resource here. Resources, I do not mean only and only financial resources. अगर मेरी टीम में, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता, मैं चाहकर भी ये नहीं प्रोड्यूस कर सकता, चाहकर भी मैं पल्स नहीं ले बना सकता. ये एक नंबर का 100% फैक्ट है. क्यों बाकी लोग नहीं कर पाए? There was something that was there in our team that we have been able to produce that. Human resources.
and then you have natural resources also. This is the basic. यार मेरे पास अगर पानी नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, 2 days there was no electricity in our office, some issues with the owner and thing and all. 2 days it was no electricity. हमारा आउटपुट ऑलमोस्ट मिलता है. स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर व्हाई वर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन दीज डेज एंड ऑल. 2 दिन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं. आप सोचो कहां से प्रोड्यूस कर पाएंगे हम चीजें. This Checkmate Plus, I was supposed to this launch little bit earlier, but somehow वो time ही आपकी meet ही नहीं कर पाए. So resources mobilization is the very key aspect if you want to achieve the faster growth, which is the prerequisite for a rapid equitable development. अब सर human resource जो है, this human resource I am not going to talk here right now. आपको सिर्फ ये पिक्चर पता होना चाहिए. Human resource can be built, human resource can be trained and convert into human capital. Human resource can convert into human capital. Human capital. How? Through proper, this can be done through proper training, through proper health training, that is education, skill development, yes or no, nutrition, basically, and then we have wash programs, yes or no, wash programs, water, sanitation, health related programs. So all these things, if you see that it convert the human resource into human capital. To be very honest, ये human resource human capital में जैसे देखो capital is something that is contributing to an economy. अभी मैं human resource, जैसे आप लोग human resource हो, are you contributing? Economy में contribution का सिर्फ एक मतलब होता है how much money you are giving it or contributing to the economy. That's it. Economy measures that. ये सच्चाई है economy की. अगर मैं इकोनॉमी में, अगर मैं कंपनी में यहां पे रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा हूंगा, लेट मी टेल यू, आई एम जस्ट अ ह्यूमन रिसोर्स. सो यू गाइज आर करेंटली ह्यूमन रिसोर्स एंड यू हैव बीन गिवन दिस IAS ट्रेनिंग so that you become human capital, start contributing to the nation's economy. But आप लोगों के साथ सोसाइटल इंपैक्ट बड़ा वाइड है, हमारे साथ सोसाइटल इंपैक्ट लिमिटेड है. क्लियर? सोसाइटल इंपैक्ट आप लोगों में ज्यादा है. So this human resource needs to be converted to human capital, and that is only possible when you provide them good health, education, skill development, nutrition, all those, and the wash programs, good sanitation, drinking water. Yes or no? So, but this is not a concern of GS paper 2. Not a concern of GS paper, sorry, not a concern of GS paper 3. This all thing comes under the GS paper 2. All this is a part of GS paper 2. ठीक है? इसीलिए एक टाइम था मैं एक्चुअली में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पहले मैं सोशल जस्टिस भी ना मैं खुद ही इसी में पढ़ा दिया करता था, बट देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई एंड ऑल्दो आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली लिंक्ड है. मैं जब फूड सिक्योरिटी वाला बताऊंगा ना, वो भी आपको लगेगा सर वो और हंगर सेम है. एक्चुअली पूरा सोशल जस्टिस इकोनॉमी के साथ पढ़ाया जा सकता है इफ समवन वांट्स टू टीच, जैसे मैं पहले किया करता था, आई थिंक 4-5 years बैक इटसेल्फ. क्लियर? सो दिस ह्यूमन रिसोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल. बट हम अभी ह्यूमन रिसोर्स की अब बात खत्म करते हैं बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर जीएस पेपर 2. कमिंग टू नेचुरल रिसोर्सेस. सर अब नेचुरल रिसोर्सेस देखो क्या क्या है, जस्ट अंडरस्टैंड हियर. This natural resources here, sir, I talk about land, I talk about water, I talk here about air, then you have minerals, then you have energy resources. Clear? Then you have forest. Clear? Then you have biodiversity. All of these things, guys, these are what? Resources, and these are natural resources. अब आप समझो, सी these natural resources are critical for the development or not. लिंक कर पा रहे हो? सर मेरे पास अगर रिसोर्स होंगे that will help in
achieving the country's growth. Clear? And that's a prerequisite for a development. So you are able to relate that idea. But सर यहीं पे आता है, अगर मैंने ओवर एक्सप्लॉइट कर दिए नेचुरल रिसोर्सेस को, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेस, सर व्हाट विल हैपन? What will happen? That leads to the environmental challenges. That's why you are seeing environmental pollution. मैं यहां से environment लेकर जाऊंगा, डोंट वरी, अभी मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इकोनॉमी और एग्रीकल्चर वाला पार्ट पहले स्टार्ट करता हूं, फिर उसके बाद environment. बट आप ये समझो कि यार मैं यहीं से, इस पिक्चर से, इस डेवलपमेंट अप्रोच के साथ मिक्स करके मैं आपका पूरा एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ओपन कर दूंगा. क्लियर? Coming back, sir, next resource here is financial resources. This is economy, guys. Financial resources. अब this financial resources, that is the money that is the needed for the country's growth. अब ये सर कहां से आएगा? कहां से आएगा? This can come through 2-3 ways. One is it can be domestic. ठीक है, इट कैन बी डोमेस्टिक. सेकेंड, इट कैन बी फॉरेन. अब सर अगर आप मुझसे पूछते हो सर डोमेस्टिक सोर्सेस, आप मुझसे पूछते हो सर डोमेस्टिक सोर्सेस, सर आप मुझे बता सकते हो कि डोमेस्टिक सोर्सेस कहां कहां पर? सर कैसे? अभी बता दीजिए. डोमेस्टिक सोर्सेस, गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउसहोल्ड. Let me tell you, this household savings is the major contributor to our economy. ये जो हम हाउसहोल्ड सेविंग्स करके रखते हैं अपनी बैंक्स में, एफडीज में, स्टॉक मार्केट में, लेट मी टेल यू, दे कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी. क्योंकि यही पैसा जो मैंने बैंक से, सपोज आपने बैंक में डाला, वो बैंक मुझे दे रहा है लोन, वही मनी बैंक मुझे दे रहा है लोन. व्हाई? फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट. यस और नो? नॉट ओनली दैट सर, दूसरा प्राइवेट कॉर्पोरेट अर्निंग्स. सर जो प्राइवेट कॉर्पोरेट अर्निंग्स होती हैं, सर जो प्राइवेट कॉर्पोरेट अर्निंग्स होती हैं, दैट इज ऑल्सो दिस, लाइक प्रॉफिट. तो वो जो प्रॉफिट्स, दैट इज द होल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. थर्ड, सर गवर्नमेंट अर्निंग्स. लेट मी टेल यू, एक्चुअली में अब जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इस डोमेस्टिक में इज हाउसहोल्ड सेविंग्स. हाउसहोल्ड सेविंग्स, इट इज दिस एक्चुअली हाउसहोल्ड सेविंग्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट. तो आप लोग ना एक टर्म पढ़ते होंगे, ग्रॉस सेविंग्स ऑफ अ कंट्री. व्हाट इज दिस ग्रॉस सेविंग्स ऑफ अ कंट्री? इज दिस ऑल दीज थ्री. बट उसमें सबसे ज्यादा रेशियो किसका होता है? हाउसहोल्ड का. यार गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट वाली बात बताओ मुझे एक, है ना, एक गवर्नमेंट की मुझे बस एक बात बताओ, गवर्नमेंट का एक हमेशा फिस्कल डेफिसिट रहता है नहीं रहता है? दे डू नॉट हैव एनी सरप्लस एज सच, दे डू नॉट हैव एनी सेविंग्स एज सच, एंड देयर बाय यू सी इसका कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट सेविंग्स का कंट्रीब्यूशन इज नॉट, it doesn't have that much, but household and private corporate savings. But even after that हमने अपनी कंट्री की डोमेस्टिक सेविंग्स जितनी हो सकती थी मोबिलाइज कर भी ली, जितनी हो सकती थी मोबिलाइज कर भी ली. स्टिल फास्ट डेवलपमेंट के लिए यू नीड मोर एंड मोर रिसोर्सेस, एंड देयर बाय व्हाई वी जस्ट restrict ourselves to the domestic savings? Let's move to the foreign savings, and which come to our country in the form of foreign investment, which come to our country in the form of foreign investment, FDI, FPI. Not only that, external loans, that is ECBs, मसाला बॉन्ड्स. मसाला बॉन्ड्स अब ECBs में सब्ज्यूम्ड हो गए. तो आप ये चीज देखो गाइस, सी ये आप लोग प्रीलिम्स में अलग अलग पढ़ते हो, बट मेंस में इट फिट इनटू अ पिक्चर नोन एज रिसोर्स मोबिलाइजेशन. अब आप समझो, अगर मेरा पैसा बैंक में फंस गया, और क्यों फंस गया? क्योंकि बैंक ने किसी एक आदमी को 10,000 करोड़ दिए थे, वो वापस नहीं चुका रहा. अब वो आदमी अगर उस बैंक को नहीं चुकाएगा, क्या बैंक मेरे को पैसा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा. तो वो पैसा कहीं ना कहीं मार्केट से चला गया, और वो पैसा अगर चला गया तो इकोनॉमी में मेरी सेविंग्स कम हो गई. इकोनॉमी में सेविंग्स कम हो गई तो डेवलपमेंट पे फर्क आएगा नहीं आएगा?
इसीलिए हम लोग इंश्योर करते हैं दैट एनपीए क्राइसिस टू बी टैकल्ड अप, एनपीए क्राइसिस ना हो। और यहीं पे आपके आते हैं बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस like mutual funds, all of these things, guys, all of these things. So you understood that part, you understood कि भैया ग्रोथ के लिए मुझे क्या चाहिए, रिसोर्स, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। आई होप आप लोग यहां पे समझ चुके होंगे। अब आप देखो, आप लोगों ने कभी भी क्या सर इस तरीके से रिसोर्स मोबिलाइजेशन पढ़ा है? मैंने तो सिर्फ अभी डीकंस्ट्रक्ट दिया है, पढ़ा भी नहीं ऑनेस्टली, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, एक आइडिया बना दिया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होता है। आप मुझे बताओ, क्या कभी आपने इस तरीके का रिसोर्स मोबिलाइजेशन, आप लोग बार बार सोचते थे, बार बार सोचते थे सर ये जीएस पेपर 3 में रिसोर्स मोबिलाइजेशन दिया है, अब मैं इसमें करूं क्या, क्या करूं? आप लोग को कभी समझ में नहीं आया। अब मैं दो चीजें और रिलेट करता हूं इस रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब मुझे यार यहां पे अगर गवर्नमेंट सोर्सेस को मैनेज करना है, मुझे चाहिए कि यार गवर्नमेंट अननेसेसरी खर्चा नहीं करे, देयर बाय हियर कम्स एन अनदर टॉपिक दैट इज गवर्नमेंट बजटिंग, गवर्नमेंट budgeting. Clear? Government budgeting. This government budgeting, guys, is done to ensure that whatever the finances the government is taking from the people or earning from the other sources, they need to ensure that कि उसका जो expenditure management है वो बड़ा sound हो. That should be very efficient, optimized, targeted to the priorities. That is what government budgeting. अब इसमें आपके इश्यूज हो सकते हैं। देखो, पहला इशू, सर मैं कैसे गवर्नमेंट बजटिंग में अपने रेवेन्यूज को और बढ़ाऊं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, हाउ यू कैन इंक्रीज द टैक्स बेस, जीएसटी, ये सब कहां पे आ गया, रेवेन्यू साइड में गवर्नमेंट के। दूसरा, सर मैं एक्सपेंडिचर कैसे ऑप्टिमाइज करूं, हाउ आई कैन टारगेट द एक्सपेंडिचर, तभी आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आ गया, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, बजटिंग प्रैक्टिसेस आ गई, टाइप्स ऑफ बजटिंग। अब इसीलिए हम लोग आउटकम बजटिंग फॉलो करते हैं। सो माय पॉइंट इज, अगर आपको ये क्लियर है, अब आपको समझ में आएगा, हाँ सर 6-7 इश्यूज जो उसके अंदर है गवर्नमेंट बजटिंग के, आई अंडरस्टूड कि एक आपका रेवेन्यू साइड में, बिकॉज यू वांट टू मैक्सिमाइज द अर्निंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू लाइक which can be used for the country's growth. On the other hand, we need to reduce the leakages. We need to digitize the economy. Yes or no? So that leakages reduce. My expenditure become more targeted. Inclusion exclusion error नहीं है, ये सब चीजें। Not only that, सर ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, they also, अगर उनका सेविंग्स है, they also want to make an investment in the country. Yes or no? And thereby it come here investment models. Sir, what can be the kind of investment they will undertake? This is called investment models, guys. Investment models like how can there be an investment in the country for pushing the growth, which is a prerequisite for development. Sir, अब देखो, इसमें एक मॉडल हो सकता है इन्वेस्टमेंट मॉडल में, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, दैट ऑल द इन्वेस्टमेंट इज बॉर्न बाय दी और टेकन ओवर बाय दी गवर्नमेंट। बट उसके लिए भी जरूरत नहीं है ना। बट जनरली जो हम पीपीपी मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट कम है, और प्राइवेट, कंप्लीट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दैट कम है। सो ये जो पीपीपी मॉडल्स आप लोग पढ़ते हो, बॉट बिल्ड ऑपरेट टोल, क्लियर, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर ब्रैकेट में टोल, बॉट एनवीटी, ईपीसी मॉडल, हैम मॉडल, लाइक दिस नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स वो इसके अंदर आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स का पर्पस ये है दैट हाउ we utilize the resources of our own country and ensure that it is well targeted to our priorities. Clear? इन्वेस्टमेंट मॉडल हो गया, ये गवर्नमेंट बजटिंग हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। वो जो आप स्टार्टिंग में 2-3 लेक्चर्स, 2-3 जो आपके जीएस पेपर 3 में नहीं लिखे रहते, फर्स्ट इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यस और नो? जस्ट लुक एट दिस नाउ, जस्ट अ बिट समराइज वर्जन नाउ, हाँ, ताकि आगे बढ़ूं मैं इसके बाद। इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्लियर? आप उसके लिए डेवलपमेंट अप्रोचेस, हमें सॉरी ग्रोथ, हमारा गोल डेवलपमेंट था, उसके लिए वेरियस डेवलपमेंट अप्रोचेस हैव बीन अडॉप्टेड। द प्रीरिक्विजिट ऑफ डेवलपमेंट इज ग्रोथ, हमारा पहला डेवलपमेंट मॉडल भी यही था, क्लियर?
देन बताओ, अभी तो इतना हैवी होगा इनको पता भी नहीं है जब मेरी पूरी क्लास तैयार हो जाएगी। इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ हमने देखी चीजें कुछ क्लियर। ग्रोथ रिक्वायर रिसोर्स, रिसोर्स मोबिलाइजेशन वो हमने देख लिया। ह्यूमन रिसोर्स वी हैव लेफ्ट इट फॉर जीएस पेपर 2। नेचुरल रिसोर्सेस आऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में भी जाएगा, कुछ पोर्शन हम यहाँ पे एक एनवायरमेंट भी करते हैं, तो काइंड ऑफ ओवरलैपिंग ऑलरेडी। एंड देन वी हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया ने डेवलपमेंट अप्रोचेस फॉलो नहीं की। अब इस डेवलपमेंट अप्रोच फॉलो करने के बाद, स्पेशली द फर्स्ट वन, ग्रोथ सेंट्रिक ट्रिकल डाउन थ्योरी, we witnessed challenges. We witnessed challenges. And what are the two major challenges that we have witnessed was the two major challenges, है ना? The two major challenges that we have witnessed was growth challenges that we have witnessed was poverty and unemployment. Poverty and unemployment. These are the two serious challenges. आप ग्रोथ सेंट्रिक कर रहे हो, बेनिफिट्स दैट गोज मैक्सिमम टू द टॉप सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये जो आप इनइक्वालिटी की बात करते हो, दैट कम्स हियर इटसेल्फ, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। इसको भी आप चाहो तो कर सकते हो अलग से, ऑल द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एक साथ पढ़ते हैं। These growth challenges that have been there even today, and to ensure that we do not go these challenges, यार ये challenges हम इसको tackle करें, to ensure that we tackle these challenges, guys, to ensure that we tackle these challenges, वैसे तो inclusive growth is implicitly mentioned in the constitution, implicitly. Why? Sir, social justice. Even आपको मैंने बताया था 4 objectives of planning, growth with equity is even discussed at that point of time also. कि आप सोचो 1950 में जब 4 goals of planning बनाने थे, so at that point of time also we thought growth with equity. Even जिन लोगों ने अगेन पढ़ के रखा इकोनॉमी मेरे से, आईपीआर 1956 में, क्या मैंने आपको ये नहीं पता है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही थी टू ओपन फैक्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन्स. So my point is, this growth with equity was the model that was there since independence itself. But somehow we designed that, or we had that goal. लेकिन जब हम डेवलपमेंट अप्रोच में ग्रोथ सेंट्रिक देख रहे हैं, ट्रिकल डाउन थ्योरी मॉडल देख रहे हैं, कहां से आपका इंक्लूसिव ग्रोथ होगा? नहीं होगा. And there come an another important part here, inclusive growth. 11th 5-year plan explicitly, कभी उससे पहले वो वर्ड कभी नहीं आया था. 11th 5-year plan explicitly made that goal clear in its plan, and that was 11th 5-year plan made inclusive growth as explicit goal, and 12th 5-year plan continued that. 12th 5-year plan ने continued that faster, rapid, more inclusive growth. और इस inclusive growth को अचीव करने के लिए financial inclusion is a prerequisite. Financial inclusion is a prerequisite. अब आप देखो, आपके क्वेश्चन जब इंक्लूसिव ग्रोथ में आएंगे, वो आपको पता है ना कि क्यों अडॉप्ट किया गया. बिकॉज देयर वर चैलेंजेस दैट आवर ग्रोथ मॉडल विटनेस्ड. सर ये चैलेंजेस आपको कैसे पता? जब हिस्टोरिकल आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको पता चलेगा, हाँ यार, दीज वर द चैलेंजेस दैट आवर कंट्री विटनेस्ड, बिकॉज ऑफ विच देयर इज सो मच पॉवर्टी इन आवर कंट्री. नॉट ओनली दैट, मैं आप लोग को बताऊंगा पॉवर्टी एलिवेशन अप्रोचेस. Sir, number of poverty elevation models that have been adopted since independence, but even today India has the largest number of
absolute in that absolute terms, largest number of multi-dimensionally poor population. Clear? So this is उसका सॉल्यूशन क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ. फॉर दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ की. और यहां पे आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसकी सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम्स, 10 ईयर्स जो हो चुके प्रधानमंत्री जनधन योजना को, अब 12 साल होने वाले हैं. सो ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस. क्लियर? इंक्लूसिव ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन आर वन ऑफ द very important pillar or one of the very, you can say, high recurring theme in UPSC means. तो आप ये समझो इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया. अब आप देखो, एक बार सिर्फ इंडेक्स देखो, इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. अब फाइनेंशियल इंक्लूजन के भी ना मॉडल्स होते हैं. इन मॉडल्स में माइक्रो फाइनेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, अब ये मैंने यहां पे GS3 में कवर नहीं किया, ये 2 में ही कवर्ड है. क्लियर? क्योंकि वो एक्सप्लिसिटली दिया. आप देखो, डेवलपमेंट चैलेंजेस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजटिंग, ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. Even investment models is clear. Now, coming to the another aspect. So you understood this part. अभी तक आप देखो, यहां तक अपन ना इतना कर चुके हैं. ठीक है? अब आप देखो, sir, let it become more sharper. थोड़ा सा मोटा हो गया यार ये ना. So these resources that is mobilized for ensuring growth to an economy. Sir, but ये resources अब आप put कहां पे करोगे? Where these resources will be targeted? Where these resources will be invested? These resources will be spent in 3 sectors of an economy, that is agriculture, industry, and your services sector. Agriculture, industry, and services sector. Are you getting my point? अब इसको मैं आपको समझाता हूं. Sir, these resources that is needed, that is going to be, these resources will go to sectors of इकोनॉमी. क्लियर? और हमने कितने सेक्टर्स पढ़े हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर. क्वाटरनरी और क्विनरी जो है, दैट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर इटसेल्फ. ठीक है? अब इसको समझाने के लिए, ये जो हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पार्ट है, उसको समझाने के लिए लेट मी ब्रिंग इट हियर वन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बाय द MS Swaminathan. He said that if agriculture goes wrong, nothing in the economy will go right. If agriculture goes wrong, nothing in the economy will go right. And if you want to understand the complete sector of the economy, let me just take a picture of agriculture itself. अब आप देखो, let me just take with the picture of agriculture. Agriculture has twofold focus, but I am going to talk about the farmer's income here, not about food security. क्योंकि मैं देखो है food security, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इवन GS पेपर 3 में इसीलिए, बट मैं उस चीज को elaborate करूंगा GS पेपर 2 में. So agriculture has 2 primary goals. That is, one, you talk about food security. Yes or no? This is another way, one very important goal. And that's why you have to cover the complete food security and PDS system here. But this has to be merged with the GS paper 2 hunger chapter if you want a good understanding. On the other hand, if I talk about here agriculture, it also has another goal, that is maximizing farmers income. जब मैंने ये स्टार्ट किया था इस तरीके से सिलेबस डिकंस्ट्रक्शन करना, तो पहले मैं डबलिंग फार्मर्स इनकम बोला करता था.
अब हुआ क्या, डबलिंग फार्मर्स इनकम हो तो टारगेट था बाय 2022, अब हुई तो नहीं यार, देख लो ना। बट मेरे को आइडिया तो अच्छा लगा। हाँ यार, एग्रीकल्चर का एक गोल तो ये भी है ना यार, दैट द पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन दैट, द फार्मर्स, जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस हो रहा है वो नहीं हो। और वो नहीं होने के लिए, एग्रेरियन डिस्ट्रेस नहीं तब होगा जब आपकी फार्मर्स इनकम ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है, पहले मैं डबलिंग बोला करता था, लेकिन अब ये है कि यार डबलिंग वाला गोल खत्म हो चुका है, तो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज हाउ कैन वी एंश्योर द मैक्सिमाइजिंग फार्मर्स इनकम। क्लियर? इस मैक्सिमाइजिंग फार्मर्स इनकम के लिए आपको मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, और यहां से आपका पूरा इंडस्ट्री तक कवर हो गया। दिस मैक्सिमाइजिंग फार्मर्स के लिए सबसे पहले ये नहीं है, जैसे सपोज करो आपका गोल क्या, आप थोड़ा सा अपने से रिलेट करना, आपका गोल क्या है? अच्छी सी जॉब, अच्छी जॉब। देखो यूपीएससी तो एक क्या है, एक स्टेपिंग स्टोन है फॉर अ गुड करियर। बट अल्टीमेट गोल क्या है? मतलब जैसे सपोज मैं देखता हूं यार ना कि लाइक इन माय 40s आई शुड बी हैविंग अ काइंड ऑफ अ बंगलो, जिसका आउटसाइड आपका बाहर पूरा गार्डन है ना, एंड आई एम जस्ट हैविंग टी इन माय that garden, reading newspaper, and my daughter coming up and discussing with certain ideas. I don't have to be that much worried about so many things as such. So this is something, it's not like कि अच्छा ये सिर्फ आप यूपीएससी ही करोगे तभी पूरा होगा। No, it is not necessary. It is simply about कि आपने शायद अपने आप की अगर स्किल इतनी अच्छी डेवलप की है, you might be able to build something good. और अगर आपने चीज वो बिल्ड करी है, यू टेक दैट फॉरवर्ड, यू टेक दैट फॉरवर्ड, शायद आपका गोल अचीव हो जाए। यस और नो? तो फार्मर इनकम जब मैं मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, इसके सिर्फ आप इस माइंड से सोचोगे ओ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो फार्मर इनकम मैक्सिमाइज हो जाएगी, नहीं, सिर्फ वो तरीका नहीं है। ट्राई टू थिंक विद द आइडिया जो मैंने आपको दिया। आप एक बार ना कई चीजों को अपने आप में ले लोगे ना, यू विल बी एबल टू रिलेट इट मच बेटर। इफ आई टॉक अबाउट मैक्सिमाइजिंग फार्मर्स इनकम, यस, अगर मेरे को फार्मर्स इनकम मैक्सिमाइज करनी है, जैसे अगर आपको यूपीएससी में स्कोर ज्यादा करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज इंक्रीज योर नॉलेज बेस एज मच एज पॉसिबल। नॉलेज बेस अच्छा, कम टाइम में स्मार्ट तरीके से, जो आप जितना अच्छा गैदर कर पाओगे। इन द सेम वे फॉर द फार्मर्स दे हैव टू वर्क ऑन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब मैंने अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, दैट मींस मोर आउटपुट विथ लेसर अमाउंट ऑफ इनपुट। आई एम प्रिटी श्योर मेरा अगर सोचो 100 रुपीस में पहले आउटपुट 200 था, लेकिन अब मैं 80 रुपीस से स्पेंड कर रहा हूं और मेरा आउटपुट 250 आ रहा है। डोंट यू थिंक आई विल बी एबल टू अर्न मोर इनकम? यस और नो? This is called productivity, that you are able to maximize the output with that per unit of acre or per unit of that cost. Clear? So this agricultural productivity is dependent on multiple factors. This agricultural productivity is dependent on multiple factors. Sir, the factor number one, geoclimatic factors. That is rainfall, temperature, soil. तो जो crop, the crop should be cultivated in those regions which provide them naturally cultivable conditions, जहां पर natural conditions available है for its cultivation, and अगर natural conditions available है, they should be cultivated in that areas. Simple. Then, sir, institutional factors like land reforms, like land reforms. Third, sir, infrastructural factors like cold storage. कोल्ड स्टोरेज, यार अगर समझो मैंने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया और वो लूज नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं मेरा इनकम ज्यादा जनरेट होगी नहीं होगी, क्योंकि वो भी मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ है। इरिगेशन, अगर मैंने टाइमली इरिगेशन, टाइमली वाटर इनपुट दिया है, डोंट यू थिंक आई विल बी एबल टू कल्टीवेट हायर? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी चलो मैं फोर्थ में लिखूंगा। क्लियर? देन यू हैव फार्म क्रेडिट। अगर आपको टाइमली और एडिक्वेट फार्म क्रेडिट मिलता है,
you will be able to purchase inputs, apply that inputs in the right time, and you will see the higher yield. Yes or no? And fourth is technological factors. इन सब चीजों को मैं आगे डिस्कस करूंगा जब एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस. बट माय पॉइंट इज, अगर फार्मर्स इनकम बढ़ानी है, पहले तो मुझे उसके हाथ में प्रोडक्शन ज्यादा दे दो. उसके हाथ में अगर प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, फार्मर इनकम ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी हाई है. क्लियर? बट नेक्स्ट कम्स, सर ये बात तो आपकी हम समझ गए कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी चाहिए, सो दैट फार्मर्स गेट मोर एंड मोर आउटपुट फ्रॉम दैट सेम यूनिट ऑफ लैंड और फ्रॉम दैट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट. बट सर, अगर उस बंदे को, जो फार्मर्स है, उस बंदे को उतनी इनकम नहीं मिले, वो उतने पे नहीं बेच पा रहा है, जितना उसको मिलना चाहिए उतने में नहीं बेच पा रहा है, फिर कहां से इनकम बढ़ेगी? सर उसने आउटपुट तो ज्यादा किया. जैसे मानो आपने GS3 नॉलेज तो अच्छी गैदर कर ली, सर चेकमेट भी है, सब मेरे पास मैथ भी है, बट क्या आप उसको आंसर राइटिंग में एक्सप्रेस कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे तो कहां से स्कोर आएगा? आप तो ये बोल दोगे, यार अमित सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया. अरे मैंने पढ़ाया है बाबू अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं, आप कंपेयर कर लेना कहीं भी. द लेक्चर्स और द नोट्स विच आई एम गिविंग टू यू इज, आई एम टेलिंग यू, इट इज अगले 2-3 साल तक कोई भी नहीं दे पाएगा. दिस आई कैन बेट ऑन दिस थिंग. बट नेक्स्ट ये आता है कि सर आप लिख कैसे रहे हो? अगर आप नहीं लिखोगे तो स्कोर अच्छा नहीं आएगा. स्कोर अच्छा नहीं आएगा, डांट किसको खलेगी? मेरे को. और आप दूसरे अटेम्प्ट में किसी और से ज्वाइन करोगे, उसके लिए वीडियो बना दोगे. This is a simple case. This happens. So thereby what happens, the second part is, sir agricultural productivity तो आपने बढ़ा दी, agricultural productivity तो आपने बढ़ा दी, but sir how can we increase remunerative income? For the farmer produce. For the farmer produce. अब इसमें सर क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहला, कोल्ड स्टोरेज. आपने अगर कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बिल्ड किया तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होंगे, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ हायर इनकम. सेकंड, सर एमएसपी. अगर एमएसपी इश्यूज रिजॉल्व हो गए, क्या है एमएसपी इश्यूज? आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हियर राइट नाउ, ये सिलेबस डिकंस्ट्रक्शन. एमएसपी, अगर गवर्नमेंट अच्छा प्राइस दे रही है एंड टू गिविंग टू ऑल कैटेगरीज ऑफ क्रॉप, सो सर फार्मर इनकम बढ़ सकती है. सर मार्क रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स, ये जो हम ईनैम वीनैम पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एफपीओ, ये सब कहां पर है? यहीं पे तो पिक्चर में आते हैं. क्लियर? सर ये होती है रेम्यूनरेटिव इनकम बढ़ाना. बट जैसे देखो, आप लोग भी सोचते होंगे कि यार सर आप इतना पढ़ाते तो ज्यादा नहीं हो, बट स्टिल सर यू आर रनिंग एन इंस्टीट्यूट. सर let me tell you guys, I haven't as such told anyone directly that we are having our own publication now. और चेकमेट जिसको आप देख रहे हो, बस कभी मैंने उसको भी अभी एक्सप्लिसिटली बोला नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि शायद हम लोग बुक फेयर में अब आने वाले हैं एंड वी माइट बी अनाउंसिंग इन अ वेरी शॉर्ट अबाउट अवर ओन पब्लिकेशन हाउस. सो कमिंग टू दिस गाइस, अब आप समझो एक फार्मर ने क्रॉप प्रोडक्शन किया, क्रॉप प्रोड्यूस करके वो तो 3-4 महीने फ्री है ना. जब 3-4 महीने, और उसको ये जो इनकम मिली 3-4 महीने बाद मिलनी है, यार तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है? हम लोगों ने भी तो, मैंने भी एक्चुअल में पढ़ाया, मेन पढ़ाता था, लेकिन मैंने ऑथरशिप साइड में थी मेरी, कि यार चल यार रॉयल्टी आने में क्या बुरा है, कि अगर आपको साल में बन जा रहे हैं अच्छे खासे, व्हाई, व्हाट इज हार्म इन दैट? एंड समहाउ द बुक्स दैट वी हैव ऑथर्ड, जो मैंने एक्चुअली साइड प्रोजेक्ट्स थे, दैट हैव बीन सोल्ड इन लैक्स. सो इन द सेम वे, अगर फार्मर को भी इनकम बढ़ानी है, why they are just restricting to this act? Why? So third is agricultural diversification. Agricultural diversification.
अब दिस एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन मीन्स हियर सर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन दैट एंड allied activities. Allied activities. So crop diversification, ek you can diversify the cultivation towards more high value crops. The demand for high value crops has increased substantially. Let me tell you guys, horticulture production has surpassed the food grain production since so many years. Horticulture production has surpassed the food grain production since so many years, guys. So my next point is, अगर है तो why not the farmer shift towards more high value crops? Yes or no? On the other hand, why not they are also engaged in some allied activities such as fisheries, livestock, forestry? Why? Because that can act as supplementary income for them. This is how you generate that extra income. और ये आपके सिलेबस में है नहीं. फोर्थ सर अभी भी और तरीका है फार्मिंग इनकम को बढ़ाने का. चौथा is सर ये जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है, चाहे फिर आपका जो एग्रीकल्चर का आउटपुट क्या आता है, टमाटो, ओनियन, पटैटो एंड अदर थिंग्स, फ्रूट्स. सर डोंट यू थिंक द फार्मर्स कैन एंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विथ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज? और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के साथ अगर उन्होंने कर दिया, द एग्रो बेस्ड बिग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो इनको सर्टेन इनकम दे देती है, सर्टेनिटी है कि भैया तुम्हारा प्रोड्यूस हम खरीदेंगे, इतना प्रोड्यूस खरीदेंगे एट दिस पर्टिकुलर प्राइस. तो अगर सर हमारी कंट्री में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी तो क्या फार्मर्स ग्रो नहीं करेंगे? और फार्मर्स की इनकम फार्मर्स ग्रो होंगे मतलब फार्मर इनकम बढ़ रही है. तो अनदर वे इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑल्सो. आप मुझे बताओ ना भैया, ये जो टोमेटो सॉसेस है इनको चाहिए ना टोमेटोज, या फ्रूट जैम्स इंडस्ट्रीज है इनको चाहिए फ्रूट्स. सो इफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ग्रोज, आज सपोज गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है उस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, डोंट यू थिंक सो सर द एग्रीकल्चरल विल ऑल्सो ग्रो, एग्रीकल्चर इनकम विल ऑल्सो ग्रो. हाँ सर एक चैलेंज है अभी भी, लेकिन सर आपने ये सब चीजें तो सही बता दी, लेकिन एक चैलेंज अभी भी है. सर मानो इनकम बढ़ गई 100 से 200 रुपए, लेकिन सर उसको खाने के लिए पहले 5 लोग थे, अभी भी 5 लोग हैं. तो इनकम सर 100 से 200 बढ़ी, मतलब हर एक बंदे के पास 20 से 40 ही तो हुई. सर 40 में वो दिन कैसे काटेगा? कटेगा नहीं ना सर दिन. आप बताओ 40 रुपए दिन में क्या वो सरवाइव कर जाएगा? मेरे हिसाब से तो रंगराजन कमेटी भी मना कर देगी कि नहीं भैया 40 रुपए में वो नहीं सरवाइव कर पाएगा. फिर तो आपको सिर्फ 100 से 200 नहीं करना है. यू ऑल्सो हैव टू शिफ्ट द लेबर फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर टू द सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. ताकि नॉट जस्ट ओनली इनकम आपकी 100 से 200 हो, वो जो लोग 5 थे वो 5 से 2 हो जाए. और जब 5 से 2 होंगे, हर एक बंदे के पास कितनी इनकम बन गई? 100 रुपए. Yes or no? So thereby the another fifth aspect here guys is industrial sector, or you can say, इसको ऐसे नहीं लिखता हूं, moving labor from farm sector to non-farm sector. Yes or no? Labor from farm sector to non-farm sector. और इसीलिए यहां पर आता है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंपॉर्टेंस इसीलिए आती है यहां पर आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. और यहीं पे आपकी आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. यहीं पे आप पढ़ते हो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग. उसका एक पॉइंट अगर आप बोलते हो सिर्फ सिलेबस से समझ जाओगे, आपके ना एक एक दो दो पॉइंट तो हर चीज के इसी से निकल जाएंगे. यस और नो? यू शिफ्ट इट फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म, व्हिच कुड बी इंडस्ट्रियल. क्यों मैं इंडस्ट्रियल को ज्यादा फोकस कर रहा हूं? बिकॉज इट एम्प्लॉयज द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बट नॉट जस्ट ओनली इंडस्ट्रियल, यू कैन ऑल्सो मूव टू द सर्विसेज सेक्टर टू.
यस और नो? सर्विसेज सेक्टर 2। अब आप देखो पूरा GS3 का सिलेबस देखो, पूरा इंडेक्स देखो। अब आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ो, वो अभी मैं एंड में बताऊंगा, डोंट वरी। अब आप देखो ऑल दिस कंप्लीट इंडेक्स, चाहे वो मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, एग्रीकल्चर की बात करूं, प्रोडक्शन फैक्टर्स इज दिस प्रोडक्टिविटी, यस और नो? फिर इसमें आपके, चाहे मैंने आपको जो भी बताया, जियो क्लाइमेटिक, चलो जियो क्लाइमेटिक तो आप जीएस पेपर 1 में पढ़ते हो ना, क्लियर? फिर लैंड रिफॉर्म्स, पूरा लैंड रिफॉर्म्स आपने इसमें कवर किया है, इरिगेशन यहां पे आपने कवर कर दिया है, फार्म क्रेडिट, माइक्रो इरिगेशन, ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, एवरीथिंग इज डन हियर। पोस्ट प्रोडक्शन फैक्टर ये रहा, क्रॉपिंग पैटर्न यहां पे आ गया, अलाइड एक्टिविटीज यहां पे आ गई, फूड सिक्योरिटी पहली हो गया, खत्म, पूरा हो गया सिलेबस, अंडरस्टूड? अब सर आप अभी भी बोल रहा हूं, आप ये मत सोचे इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है अभी, मुझे पता है, डोंट वरी, इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है। क्लियर? सो coming back now, once you have understood very nicely about the syllabus of economy and agriculture, इस तरीके से हमने किया ना, देखने दो आप लोग को, मैं स्क्रीनशॉट इसका दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा ज्यादा ना छोटा हो गया ना, एक में नहीं आ पाएगा, कोई बात नहीं, चलो क्या करेंगे अब ना। ठीक है, कुछ छोटे छोटे मैं और लिंकेजेस बता देता हूं पहले, बिफोर आई मूव टू द एनवायरमेंट एस्पेक्ट। देखो अब हम लोगों ने स्टार्ट यहीं से किया था, ग्रोथ लेड डेवलपमेंट, बेसिक नीड्स थ्योरी, कैपेबिलिटी ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, यहीं से किया था। हाँ, बेसिक नीड्स, कैपेबिलिटी थ्योरी, ह्यूमन डेवलपमेंट, इवन दिस इज डन, क्लियर? दिस इज डन, ह्यूमन डेवलपमेंट। राइट्स बेस्ड अप्रोच गाइज, जीएस पेपर 2, GS paper 1 and 2, these two are GS paper 2, ठीक है? So coming back to the idea of development again, अब जब मैंने आपको बोला कि सर डेवलपमेंट से मैं कैसे आपके कीवर्ड्स और इमर्ज करूंगा, कैसे आपका पूरा सिलेबस और डिकंस्ट्रक्ट करूंगा, बट दिस डेवलपमेंट के चक्कर में जिसका पहले तो जिस पे कई बार आप एक्सेस से फोकस करते हो, उस डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए समटाइम्स द पॉलिसी मेकर्स ओवर एम्फसाइज ऑन द आइडिया ऑफ ग्रोथ, एंड दैट ग्रोथ sometimes leads to over exploitation of natural resources, and that over exploitation of natural resources creates newer challenges like climate change, temperature increase, or rising sea levels, resulting into newer disasters or resulting into high frequency of disasters, और वही disasters फिर development cause करते हैं, मतलब it affects the development, results in loss of development, yes or no? So what happens here, coming back, so we understood this part, that is development, बट इस डेवलपमेंट के लिए, है ना, इस डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए दिस ग्रोथ समटाइम्स लीड्स टू obsessed over growth, and with the obsessed over growth it results in over exploitation of natural resources, over exploitation of natural resources, and this over exploitation of natural resources, जैसे मैं आपको समझा देता हूं एक बार ताकि आप समझ जाओ, जैसे लैंड, जो नेचुरल रिसोर्स मैंने दिए, लैंड या लैंड एग्रीकल्चर ने लैंड की धज्जियां उड़ा दी, कई जगहों पे आप देखोगे सॉइल फर्टिलिटी हैज डिक्लाइन टू दैट मच कि वहां पे, अब आप मुझे बताओ, सॉइल फर्टिलिटी इतनी डिक्लाइन हो चुकी है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन दोज एरियाज
have fallen, significantly fallen. जो यील्ड निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकल पा रही है. ये पुरानी लाइन है. जब मैं पढ़ा करता था, इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 ने बोला था इंडियन एग्रीकल्चर इज अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस. मतलब आई फेल इन लव विद दैट लाइन. क्या लाइन बोली है? इंडियन एग्रीकल्चर इज अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस. ओन सक्सेस. और सक्सेस क्या थी यार? वो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमने ओवर एक्सप्लॉइट किया. उसी लैंड पे सेम रिसोर्स, सेम मोनोकल्चर करते गए दैट सॉइल फर्टिलिटी हैज गॉन अवे. जो जो एक आइडियल एनपीके रेशियो होना चाहिए सॉइल का 4:2:1, दैट हैज गॉन समवेयर अराउंड 30:8:1, समथिंग लाइक दैट. एंड कई एरियाज में, स्पेशली टू दैट वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, पंजाब, हरियाणा, स्पेशली द पंजाब, soil fertility has deteriorated significantly. अब soil fertility decline तो यार एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन. घाटा किसका हुआ? हमारा ही हुआ ना. फूड प्रोडक्शन स्टैग्नेंट हो गया ना फिर से. So you try to understand that whenever we are doing over exploitation, it is going to create loss on our growth or our development itself. ये साइकिल कोई समझ नहीं पाता है. लैंड हो गया, चलो वाटर की बात करते हैं. वाटर, फिर से एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम. इतना वाटर आपने इरिगेशन के लिए यूज किया, इतना यूज किया दैट वी आर विटनेसिंग द वाटर क्राइसिस. हर साल आप देख लो, दिल्ली में देख लो, वाटर क्राइसिस. एयर आपने इतना ओवर ग्रोथ में इतना लगाया, कार, ऑटोमोबाइल्स, इतना ऑटोमोबाइल्स बेच रहे हो. लोगों के पास दिल्ली में पार्किंग की जगह नहीं है, 2-2 गाड़ियां पड़ी हुई है. अरे यार पार्किंग की जगह है नहीं, बताओ, लेकिन नहीं, कार तो चाहिए. That over exploitation has led to the breathe, इतनी बढ़िया एयर. क्यों? क्या नाइसेस्ट एयर वी ब्रीथ. यस और नो? मतलब आप मुझे बताओ, मैं डेवलपमेंट की जब डेफिनेशन बताता हूं ना, अमर्त्य सेन आइडिया ऑफ डेवलपमेंट आप सुन लो बस एक बार. डेवलपमेंट इज, ही रिलेट डेवलपमेंट विद द आइडिया ऑफ फ्रीडम. इट रेफर्स टू एक्सपांडिंग ह्यूमन फ्रीडम्स टू लिव लाइफ, to live life so that, to lead lives that people have a reason to value for that life. That suppose if I value a life for me, for my daughter, कि यार कोई security issues ना हो, मतलब safe, properly, आपके पास congestion ना हो, you are living in that a particular city where you can breathe that properly. This is what I feel, this is what I value. तो मेरे को यही चाहिए ना. But क्या मिल रहा है मेरे को? ट्रैफिक कंजेशन. 6 kilometers always takes around 40-42 minutes. Can't do anything. The nearest I am staying to this institute. The next, then you have the air. वो तो अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा दिवाली के टाइम पे. So what I'm trying to convey here, guys, that over exploitation of natural resources, land, water, air, or anything, it is created more and more concerns itself. And that concerns, let me tell you guys, that over exploitation of natural resources have somehow resulted into two major challenges. Two major challenges. One is climate change. ठीक है. सेकेंड इज environmental pollution. This over exploitation of the greed which is for the growth that is there among the countries led to over exploiting of natural resources, creating these two challenges. अब जैसे मैं आपको आज ना लेटेस्ट चैलेंज बताता हूं, कोई बात ज्यादा कर नहीं रहा है. हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इथेनॉल की. क्यों? क्योंकि इंडियंस, लेट मी टेल यू, इंडियंस पॉलिटिशियंस पे अटैक करना, आई एम टेलिंग यू, स्टिल इट इज मच इजियर देन टारगेटिंग ऑन द बिग कंपनीज वालास. हाउ? लेट मी टेल यू गाइस, लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑल्सो. भैया मैं तो वहां पे प्रोटेस्ट में बढ़िया 1-2 दिन वहां पर होकर आया था स्टूडेंट्स के साथ. सो लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस गवर्नमेंट. बट मैं इतनी सी जो भी नैरेटिव चल रहा था इथेनॉल का, आप समझो सर इथेनॉल इज बैड, कार माइलेज, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. यार मेरी कार में तो डीजल की थी, अब आ रहा है पता चलेगा. सो आई हैव नॉट विटनेस दैट. और बाकी देखो इन्फ्लुएंसर्स को मैं इन्फ्लुएंसर्स नहीं बोलता, वो तो पेड इन्फ्लुएंसर्स है फिर, चाहे वो
क्यों, कोई भी क्यों ना हो। क्या होता है ना कि 100 में से 90 खराब हो चुके हैं तो 10 भी आपका नाम उसी में चला जाता है। कब पलट जाते हैं, कब उनके अकाउंट में कहीं से पैसा आ जाता है और कब पलट जाता है, नोबडी नोस। लेट्स लीव टू दैट पार्ट, आई एम नॉट हियर। आप बोल रहे हो इथेनॉल वाटर इंटेंसिव है, बिल्कुल है। मैं वाटर ना टेक्निकल बातें करते, इथेनॉल वाटर इंटेंसिव है। भैया शुगर केन पहले भी तो वाटर इंटेंसिव हुआ ही था ना। तो जब शुगर केन फार्मर्स की बात करते थे तब अपन ने कभी वाटर इंटेंसिव बात नहीं की। क्यों, राइस वाटर इंटेंसिव नहीं है क्या? अपन तब नहीं बात कर रहे हैं। हम कब बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें अटैक करना है कोई गवर्नमेंट को, चल किसी मंत्री को अटैक करना है। चलो रोड्स भी खराब हो रहे हैं, किस्मत ही खराब है कि यार हर चीज खराब 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 एक बार में दिखती जा रही है, तो द पीपल आर वेंटिंग आउट। एआई की क्या बात है? एआई का पानी कंजम्पशन कितना इजीली आप लोग टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, ओ वी आर यूजिंग एआई, वी आर यूजिंग एआई। हैव यू एवर थॉट हाउ मच वाटर, इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द सर्वर्स ऑफ एआई, जिसकी वजह से चल रहा है? आपने कभी सोचा भी उसके बारे में? क्या एक भी नरेटिव ऐसा स्टार्ट हुआ है जो बोले नहीं रेस्ट्रिक्ट द एआई? व्हाई? बिकॉज इट इज कंज्यूमिंग द वाटर लाइक हेल। हैव यू थॉट ऑफ एनी नरेटिव? नहीं, क्योंकि अगर वो नरेटिव चालू हो गया तो भैया ये जो 5 कंपनीज के जो सीईओ है ना एक साथ, फैंग कंपनीज के, ये जो एक साथ बैठ के यू नरेटिव दब जाता है। जितनी तो इंडियन इकोनॉमी है उसके बराबर एप्पल की वैल्यू है। बट हम लोग नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? कैसे हम एआई के बारे में बोलेंगे? ओ दैट इज तो मॉडर्नाइजेशन ना। बट उस मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हो क्या रहा है? एक एआई रेस चल रही है। एक एआई रेस के चक्कर में कि कौन सा सीईओ जीतेगा, कौन सी कंपनी जीतेगी वो एआई रेस, जिसके चक्कर में वाटर कंजम्पशन हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। सिग्निफिकेंटली उनको कूलिंग डाउन करने के लिए इतना वाटर। तभी आजकल आप लोग ना ये न्यूज एक सुन रहे होंगे that a particular company has said that we will be opening the AI servers beneath the ocean so that water cooling requirement doesn't come into picture. Yes or no? But मैं आपको बताऊं, आप कभी उसका नैरेटिव नहीं सुन सकते। मैंने तो आज तक नहीं सुना। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट सीईओ, क्योंकि इतनी न्यूज पढ़ते हैं कि याद भी नहीं रहता कई बार कि किसने ये बोली वाली बात। सो आई एम नॉट नेमिंग दैट सीईओ। पता है क्या बोला उन्होंने? कि वी शुड नॉट थिंक अबाउट द वाटर स्ट्रेस फॉर वी शुड नॉट थिंक अबाउट द वाटर स्ट्रेस बट वी शुड थिंक अबाउट हाउ वी कैन एडवांस एआई फर्स्ट। अब आप सोचो, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है ना कि गरीबों के लिए अभी पानी इंपॉर्टेंट है, एआई नहीं इंपॉर्टेंट है। सो वही बात है ना, डेवलपमेंट इज द मल्टी डायमेंशनल, सबकी मीनिंग अपने हिसाब से, दैट इज अ मल्टी डायमेंशनल। बट कमिंग हियर, this over exploitation of natural resources has posed challenges, and this why I'm now talking with respect to the world, because these problems which we are witnessing is not just only India specific. We have to, yes, deal with India specific also, but these things we have to cover in the more generic way also. Like there has to be concepts related to climate change mitigation strategy, what are the conventions that are held for dealing with climate change, environmental pollution, all those things. But at the same point of time, we also have to discuss the measures taken at the India level, the impact of climate change on India, measures taken at the India level to deal with these challenges. Clear? But the broader area, that is the broader part, how we can address these issues, how we can address by bringing sustainability into the idea of development, and that we call it as sustainable development. That we call it as sustainable development. That shape has been concretized after the 2015 Paris conference, जब हर कंट्री ने अपने INDC दिए, intended nationally determined contribution। जब हर कंट्री ने अपने INDC दिए, so they were able to like concretize in the development plans of each country. Clear? And lastly, एक तो चलो आप वो अप्रोच, एक लॉन्ग टर्म आपने अप्रोच अडॉप्ट की है ऑफ इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल्सो हैव टू रिस्पॉन्ड विथ environmental conservation. We also have to respond with environmental conservation. फिर उसमें चाहे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो, आपका वेटलैंड कंजर्वेशन हो, वो सब चीजें। क्लियर?
रिलेटेड टू दिस ओनली गाइस, आप समझो सर, ये जो आप ओवर एक्सप्लॉइटेशन में से ये जो न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं सर, दिस न्यूअर चैलेंजेस हैज रिजल्टेड इनटू this newer challenges has resulted into increased intensity and frequency of disasters, and that's why you have to cover now these disasters. Increased intensity and frequency of disasters, and this disaster create a loss of development. This disaster created a loss of development. Clear? This disaster created a loss of development. So that's why आप ये देखो, जब आप कन्वेंशंस पढ़ोगे डिजास्टर मैनेजमेंट की, this disaster resilience is now integrated into the development framework. कि भैया कि डेवलपमेंट के टाइम पे ही कैसे मैं डिजास्टर रेजिलियंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। पहले ऐसा क्यों नहीं था? अब आप समझ रहे हो पूरा डेवलपमेंट से मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं। बट वन अनदर सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द डेवलपमेंट इज, वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। वन अनदर सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द डेवलपमेंट इज, इसको डिलीट करते हैं, अभी तुम्हारा हट गया बाबू, तुम लोग हट जाओ यहां से, तुम भी हट जाओ, कोई काम के नहीं हो अभी। One another challenge to the development is security. अगर आपकी सिक्योरिटी नहीं होगी, आप कहां से डेवलपमेंट पे फोकस करोगे? So another major challenge to the development is that is security. That is internal security. And here comes internal security part. अब ये जो अगर आपको सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, अगेन इनसाइड एंड आउटसाइड, If I talk about inside, that is within inside अगर आपके जो भी इश्यूज हैं, that can be tackled through development itself. Soft approach, जिसको हम बोलते हैं ना डेवलपमेंट और सॉफ्ट अप्रोच, और द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन, और आउटसाइड। इस आउटसाइड में सर दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है स्टेट एक्टर्स जैसे पाकिस्तान, और दूसरा सर नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स इवन। तो इनको कैसे टैकल करना है सर? इनको टैकल करने के लिए आपके पास नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज होनी चाहिए, बॉर्डर मैनेजमेंट होना चाहिए। सो बॉर्डर मैनेजमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, यही सब चीजें क्लियर। नॉन स्टेट एक्टर्स को डील करने के लिए जैसे टेररिज्म, उसको डॉक्ट्रिन्स, टेररिस्ट डॉक्ट्रिन्स क्या है हमारे, हाउ कैन वी, लाइक व्हाट लॉज हैव बीन अडॉप्टेड टू टैकल दैट, डन। जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मनी लॉन्ड्रिंग, सर उस मनी लॉन्ड्रिंग को डील करने के लिए इट्स अ चैलेंज, इट्स अ नॉन स्टेट एक्टर चैलेंज टू द इंटरनल सिक्योरिटी, और इंटरनल सिक्योरिटी पे चैलेंज है तो इट इज गोइंग टू कॉज डेवलपमेंट, इट इज गोइंग टू अफेक्ट डेवलपमेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। आप ये समझो। सो देयर बाय, सो उस मनी लॉन्ड्रिंग को डील करने के लिए हम FATF के साथ पार्ट करेंगे, हम दूसरी कंट्रीज के साथ म्यूचुअल टैक्सेशन ट्रीटी साइन कर रहे हैं, ऑल दोज एग्री लॉ साइन कर रहे हैं, यही तो है इंटरनल सिक्योरिटी में। बाकी हां, हर एक को, चाहे फिर वो टेररिज्म को डील करना हो, चाहे फिर आपको अपने आप का अपना बॉर्डर मजबूत बनाना हो, या सर आपको बॉर्डर मैनेजमेंट और किसी और कंट्रीज के साथ और स्ट्रेंथन करना हो, दिस रिक्वायर्स टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ। अब यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा जो आपने एग्रीकल्चर देखा, टेक्नोलॉजी इज द सॉल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम्स दैट वी विटनेस। हर जगह उधर टेक्नोलॉजी है। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, एग्रीकल्चर में अगर टेक्नो, जैसे सॉइल हेल्थ को लेके इश्यू है,
नैनो यूरिया, नैनो टेक्नोलॉजी क्या यूज नहीं हो सकती क्या? अलाइड एक्टिविटीज में क्या बायोटेक्नोलॉजी यूज नहीं हो सकती है क्या? यस और नो? और सर मेरे को डिफेंस अगर अपना स्ट्रेंथन करना है तो डिफेंस इंडिजनाइजेशन, बॉर्डर स्ट्रेंथन करना है तो क्या मैं टेक्नोलॉजी उधर नहीं अडॉप्ट कर सकता हूं क्या? यस और नो? सर मेरे को अगर चाहिए कि नहीं वी शुड हैव ओन जीपीएस सिस्टम, तो सर स्पेस टेक्नोलॉजी किस काम की है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैं बात कर रहा हूं सर यहां पे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर, तो सर मैं यही तो बात कर रहा हूं प्रेसिशन फार्मिंग। सर वो प्रेसिशन फार्मिंग में क्या है? अल्टीमेटली एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स। तो टेक्नोलॉजी इज गाइस नॉट समथिंग दैट यू हैव टू एज सच स्टडी एज सच डिफरेंटली। दिस टेक्नोलॉजी, अगर आपको टेक्नोलॉजी पढ़ना है, हाँ एक तो अलग से चलो होना चाहिए, बट ट्राई टू लर्न टेक्नोलॉजी एज अ सॉल्यूशन, technology as a solution guys for the problems that we are going to discuss under each sections, under each section। तो वहां पर यार टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या अडॉप्ट किए और उसका प्रिंसिपल क्या है कि वो एआई बेस्ड है, आईओटी है, डिफेंस इंडिजनाइजेशन है, ऑल दैट थिंग, वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। एंड इन दैट वे वी हैव सीन दिस जीएस पेपर 3 सिलेबस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर पूरा डेवलपमेंट का जो फाउंडेशन है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। द कंप्लीट फाउंडेशन ऑफ, अगर मैं आपसे बात करूं, दैट इज द कंप्लीट फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट इज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज दैट basic system or process. Infrastructure is that basic system or process which is very very crucial for the economy. और ये जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बात कर रहा हूं, आई एम नॉट जस्ट ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट अच्छा जस्ट आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नो, लेट मी इलैबोरेट दिस आइडिया फॉर यू। दिस इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी अंडरस्टूड अगेन in terms of physical infrastructure, you have digital infrastructure, then you have urban infrastructure, then you have social infrastructure, and then you have the energy infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना आप इकोनॉमी में चल तक नहीं सकते। अगर यहां पे अभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन, कहां से क्लास लेंगे? डन। फिर आप बोलोगे सर क्लास टाइम पे नहीं डली। द बेसिक थिंग, मेरी हेल्थ खराब हो जाए, सपोज समथिंग दैट हैपन टुडे टू मी, क्लास नहीं हुई, आई वुड नॉट बी एबल टू डिलीवर द क्लास टू यू, आई वुड नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, आई शुड हैव डन इट। कौन? सर मैंने पढ़ा ही नहीं अच्छे से जीएस पेपर 3 के बारे में, एजुकेशन नहीं मेरा अच्छा। अब जब सर मेरा एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, कहां से सर मैं आपको जीएस पेपर 3 का डीकंस्ट्रक्शन दे दूंगा? और अगर जीएस पेपर 3 का डीकंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा तो आप क्या सोच रहे हैं मैं टिक मार्क करके दे दूं क्या आपको? टिक मार्क करके पढ़ाऊंगा क्या? और टिक मार्क करके ही अगर पढ़ाना है तो फिर क्यों पढ़ाना है? फिर तो आप चिल मारो ना, बुक्स लिखो, बढ़िया ऑथरशिप में काम करो। आई हैव अ वेरी सिंगल गोल इन माई लाइफ कि यार अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसा ही पढ़ाऊंगा कि आप लोग को पढ़ के मजा है। और अगर आप लोगों को नहीं, सर आपको वही पॉलिटिकल के 2 पॉइंट 3 पॉइंट पढ़ने हैं, तो यार डेफिनेटली देयर आर सो मेनी टीचर्स आउटसाइड, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। ना मैं उसके लिए कभी चार्ज करूंगा आपको, ना मैं इसको ना यूट्यूब पे लूंगा। फॉर दैट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने नोट्स है ना, नोट्स हैं खत्म, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इफ यू वांट द क्लासेस आर गोइंग टू बी द इंटरलिंक्ड इन सच मैनर। अगर आपको इस तरीके की क्लास चाहिए देन दिस इज फॉर यू। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, ऐसा जरूरी नहीं है कि अरे यार सर इसी क्लास से, इस क्लास से डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में तो यही आएगा, यही लिखोगे, लेकिन इसको, ये जो 250 पेज है, इसको आप दिमाग में कैसे फिक्स करोगे, वो ये है। दैट्स ओनली डिफरेंस। सर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं जब बात करता हूं फिजिकल की, इस फिजिकल की जब मैं बात करूंगा सर, यहीं पे तो हम लोग पढ़ते हैं लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी जो न्यूज में जो भी इंपॉर्टेंट रहा उसके अकॉर्डिंग देख लोगे, एयरपोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, ऑल दैट एस्पेक्ट्स, वो सब यहीं पे तो आ गया। इनलैंड वाटरवेज, ये सब है। सर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया स्टैक, आपके को पता होना चाहिए। आज तो
सर जब इकोनॉमी हमारी $5 ट्रिलियन होने वाली है, तब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी हमारी $1 ट्रिलियन है, 20%, तब तो सर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज बहुत बड़ी चीज है। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लिंक आपका सीधा साइबर सिक्योरिटी से भी है, जो आप इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ रहे हो। सर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जीएस पेपर 1 में, बट मैंने यहां पे लिख दिया है, बट जीएस पेपर 1 में अर्बनाइजेशन, आपने तो गुड़गांव फ्लड की कहानी सुनी ली थी ना अभी थोड़े दिनों पहले। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जीएस पेपर 2, हेल्थ एजुकेशन एंड ऑल। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी ओवरलैपिंग। तो यहां पे सर आपका रेनोवेबल, और सॉरी पहले नॉन रेनोवेबल ले लेते हैं, नॉन रेनोवेबल एंड रेनोवेबल, नॉन रेनोवेबल एंड रेनोवेबल एनर्जी। बाकी अब उसी के बारे में आपको रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। नॉन रेनोवेबल में कोल रिसोर्स, ऑयल, पेट्रोलियम, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नेचुरल गैस, ये आप जीएस पेपर 1 में पढ़ रहे हो रिसोर्स के बारे में, ठीक है। लेकिन रेनोवेबल के बारे में आप जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट में देख लेते हो। यस और नो? सो दिस इज ऑल गाइस अबाउट आवर डीकंस्ट्रक्शन ऑफ जीएस पेपर 3 सिलेबस। इसमें ये देखना चाह रहा हूं कितना छोटा आना पड़ेगा। चलो देखता हूं मैं कैसे आप लोग को ना स्लाइड्स, या तो आप लोग खुद ही बना लो अब अच्छे से। मच बेटर, बट इसमें भी ना काफी पेन थोड़ी मोटी थी इस चक्कर में। चलो, सो दैट्स इट गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर एक्चुअली मैथ लेक्चर 1, दिस वाज मैथ लेक्चर 0। मैं कोई भी चीज जब तक सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, चाहे मैं आपको बताऊं, हम लोग जब कोई बुक लेना भी स्टार्ट करते हैं, जब तक उसका डीकंस्ट्रक्शन, जब तक मैं उसकी टॉपिक लिस्टिंग नहीं कर देता हूं, नोबडी इन द टीम स्टार्ट्स अ सिंगल पेज रिगार्डिंग दैट बुक। क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, बुक तो बनती जलती है, लोगों को लगता है यार ये हम एक एक पेज जब यहीं पे देते हैं कि यार नहीं यार ये हमें काटना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए हम या तो क्यूआर में डाल देंगे, बिकॉज यू ऑल्सो नो कि एक इतने ही पेज हमें डिलीवर करना है। सो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो सिलेबस, टॉपिक लिस्टिंग, दैट डीकंस्ट्रक्शन। और अगर वो अंडरस्टैंडिंग अगर आ जाती है, आई एम टेलिंग यू, यू विल बी लाइक, आप काफी चीजें खुद ही समझ जाते हो हाँ जीएस पेपर 3 में। So this is the first lecture, guys. है ना? As of now, you are going to see much of it, guys. So till then, guys, take care, study well, all the best.